हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास आपके 6th, 7th और 8th के ज्योग्राफी में। ये सारे चीजों को अब आप थोड़ा विस्तृत रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वनों के बारे में जानेंगे, वनों की प्रकृति के बारे में जानेंगे और किस वन का फैलाव किस तरफ होता है, भारत के किस राज्य में होता है, इन सारे चीजों को देखने वाले हैं। और कौन से पौधे औषधीय होते हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को आज आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर हम लोग भारत के वनस्पति एवं वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले वनस्पति के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये वनस्पति होता क्या है। एक्चुअली में वनस्पति जैसे ही हम लोग आते हैं तो इसको अगर डिफाइन करें आप लोग, तो इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि वनस्पति अपने आप में क्या होता है। वनस्पति को आप किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो किसी जगह पे, तो किसी पार्टिकुलर जगह पे जो है वो प्राकृतिक वस्तुएं जिनका अपने आप उगना, ठीक है ना, वो वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं। और वनस्पति में वृक्ष जो है और वृक्ष के प्रकार चाहे वो किसी भी तरीके के हो, वो वनस्पति कहे जाएंगे। तो भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे केवल आदमी अलग अलग भाषाएं नहीं बोलते हैं, केवल वो अलग अलग पहनावा में नहीं रहते हैं, उनके पहनावा ओढ़ावा अलग अलग नहीं हो सकता है। भारत के को अगर पूरी तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, तो भारत के पेड़ पौधे से लेकर के और भारत के हर एक चीज आपको डिफरेंट जगह पे मिलेंगे, और उनके क्वालिटीज जो होंगे वो केवल प्रकृति जो आप पर्यावरण के हिसाब से वो चेंज होते जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो उच्चावच होगा वो अलग होगा, वहां की जो स्थलाकृति होगी वो अलग होती है, टेम्परेचर अलग होता है। तो उस हिसाब से जो पेड़ पौधे उगते हैं वहां पे, जो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं वही उग सकते हैं। अब कोई ऐसा पेड़ होगा जो उष्णकटिबंध वाला एरिया में होगा, वहां अगर ज्यादा वर्षा होगी तो उस जगह पे वो पेड़ जो कम वर्षा में ग्रो करते हैं वो यहाँ पे नहीं रह सकती है। तो भारत के डाइवर्सिटी को अगर देखिएगा, तो ये केवल आपके विचारों के साथ साथ जो है वो, आप अगर ऐसे बोले कि केवल हमारे विचार अलग अलग होते हैं, हम देश एक में रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके आसपास में पाई जाने वाली वस्तुएं भी भिन्न भिन्न होती है और उनकी क्वालिटी अपने आप में अलग होती है। तो ये इतनी तो बेसिक बातें हैं, सारे लोग समझते हैं, लेकिन जो प्रीलिम्स फैक्टर से इंपॉर्टेंट होगा हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। जो मेंस के लिए आएगा उसको मेंस में देंगे। ऑब्वियसली इस चैप्टर से आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो प्रीलिम्स के लिए मिलेंगे, तो आप अपने प्रीलिम्स वाले नोटबुक में इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगर देखिए तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व का 12वां देश है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 देशों में से एक देश है भारत। अगर देखें तो मुख्य रूप से 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दूसरी अगर देखें तो यहाँ पे कम से कम 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर एक है। अगर एशिया महादेश की बात करें तो ये चौथे स्थान पर एक है, और पूरे विश्व की बात करें तो ये 10वें स्थान पर एक है। ये सारे आपके प्रीलिम्स फैक्टर हो गए। अगर भारत में हम बात करें फूलों की प्रजाति की, तो 15,000 से ऊपर फूलें पाई जाती हैं, जो विश्व के 6% के बराबर है, विश्व में पाई जाने वाली सारे फूलों की। अब अगर हम देखें तो भारत में कुछ इस तरीके के भी फूल पाए जाते हैं जिनमें फूल निकलते नहीं है, पेड़ होते हैं वो, लेकिन उसमें फूल नहीं होते हैं। इसमें आपको फर्न एवं शैवाल देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें हैं। अगर फंजाई की बात करें तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और भारत में लगभग 90,000 प्रजातियों के जानवर रहते हैं। ये एक आप दुर्भाग्य बोले, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इंडिया के लिए बोले कि इस 90,000 प्रजाति में से कुछ ऐसे प्रजातियां भी हैं जिनके ऊपर खतरा है, और उनको बचा के रखने के लिए भारत सरकार वर्क कर रही है। इसको हम लोगों ने चैप्टर 7th में कवर किया हुआ था। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। अगर हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखें कि क्या है प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। अगर आपको बोला जाए कि आप कोयला पैदा करो, तो इस प्रोसीजर में आपको बहुत समय लगेंगे।
अगर आपको बोला जाए कि एक जंगल आप पैदा करो, इस प्रोसीजर में आपको बहुत समय लगेंगे, लेकिन आप कभी कभी देखते होगा ये जो प्राकृतिक वनस्पति है ये आपको एक्चुअली में मिलते हैं प्रकृति के तौर पर, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। और मनुष्य उसमें जो है वो अगर देखें तो बहुत ज्यादा जब उसके विदोहन के ऊपर आते हैं तो उसकी समाप्ति होती है। जैसे कोयले की अगर बात करें तो कोयले को अगर आप एक्सेसिव मात्रा में यूज कर रहे होते हैं तब जाके कोयले खत्म होते हैं। अगर आप बोले तो पेड़ पौधे को अगर बहुत ज्यादा मात्रा में काट रहे हैं तभी ऑक्सीजन का जो यहाँ पे अगर बोले तो वेटेज है वो कम होते जा रहा है। तो इस कारण से क्या होगा कि जब तक आप प्राकृतिक वनस्पति में अपने आप को उसके विदोहन में अपने आप को नहीं लगाएंगे तब तक वो बिल्कुल तरीके से बर्बाद नहीं हो सकता और न ही आपके लगाने से वो चीज आ सकता है। आपके प्रभाव के मतलब आपके प्रभाव से न चीज वो आ सकता है। तो ये सारी बातें हैं। और अगर देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस वनस्पति को हम लोग अक्षत वनस्पति भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका क्षय बहुत धीरे धीरे होता है। अगर वनस्पति की बात करें तो जो वनस्पति अपने ही देश में पाई जाती है उसको देशज बोलते हैं। एक बेसिक बातें आपको देखने को मिल जाएगी हिंदी व्याकरण के किताब में, जिसको देशज शब्द बोलते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। तो उसी तरीके का बात यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो वनस्पति भारत में मूल तौर पर मिलते हैं उसको हम लोग देशज बोलते हैं और जो पौधे बाहर से आए हैं उनको हम लोग विदेशज बोलते हैं। पहले तो बात से ही क्लियर हो जाता है कि देशज और विदेशज का मतलब क्या हो गया। अब जरा सा इसके ऊपर और देखें तो वनस्पति जगत का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष क्षेत्र में किसी स्थान में पौधे की उत्पत्ति। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक वनस्पति किसको बोला जाता है तो इस वाले केवल पोर्शन को आप मेंस के लिए जोड़ लीजिए, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को आप प्री में जोड़ लीजिए। अब प्री प्लस मेंस में आप इसको जोड़ लीजिए। जैसे ही आप प्री प्लस मेंस के लिए इस वर्ड का यूज करेंगे आपके मार्क्स ऑब्वियसली 1-2 नंबर बढ़ेंगे क्योंकि आपने उस चीज को क्लियर कट में बताया है जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति, है ना। अगर हम किसी विशेष समय की बात करें, अगर हम ये समय बोलते हैं कि ये आर्यों के समय का है, ये जो जंगल है, अगर हम पश्चिमी घाटी की बात करते हैं, अगर हम पश्चिमी घाटी की बात कर रहे हैं और पश्चिमी घाटी में जो जंगलें थी वो अगर आर्यों के समय से है तो पार्टिकुलर समय वहां पर आर्यों का ही दिया जाएगा। तो एक समय में जहां पे प्राकृतिक वनस्पति की उत्पत्ति होती है, मतलब पेड़ों की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग वनस्पति जगत बोलते हैं। बहुत बेसिक बातें हैं, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ा जाता है कि आपको एक्चुअली में छोटे छोटे बातों का पता चल सके कि वनस्पति का मतलब क्या होता है। और भी जो बेसिक बातें होती है वो आपको यहाँ पे बहुत बिल्कुल क्लियर वे में दिया होता है, जो कि आपको हेल्प करते हैं उन सारे चीजों को समझने में, जो कि एक इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग देखें वनस्पति की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको बहुत तरीके से ये प्रभावित होता है। और इन कारणों से अगर हम लोग देखें तो विविधता पाई जाने के पीछे जो रीजन होते हैं उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका होती है वो भूभाग की भी होती है। अगर आपको हम ऐसे बोले कि आप उत्तरी ध्रुव पर चले जाइए और आप उत्तरी ध्रुव पर जाकर के अगर ये बोलते हैं कि हमको एक ऐसा चाहिए कि हमको एक सागवान का पेड़ चाहिए, अगर हमको सागवान का पेड़ चाहिए आप वहां नहीं पा सकते हो क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। तो जैसे ही ये बर्फ से ढका हुआ होगा, अगर यहाँ पे भूभाग नहीं होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल यू विल फाइंड आउट अ पर्टिकुलर पेड़ विच इज अ पर्टिकुलर ट्रीज विच इज ऑल्सो गॉट इन मीन्स की 0 डिग्री आप बोले तो वो अक्षांश और देशांतर रेखा में। तो इस तरीके से आप उसको नहीं पा सकते हो क्योंकि वहां पे भूभाग नहीं होगा। अगर भूभाग नहीं है तो आप उस चीज को नहीं पा सकते हो वहां पे। तो इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पड़ता है। तो धरातल के स्वरूप का स्तर वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उपजाऊ जो जमीन होते हैं वहां पर तो खेती होती है और ऊबड़ खाबड़ और असमतल भाग जो होता है वहां जंगलें पाई जाती हैं और उस जगह पे आपको वन्य प्राणियों का आश्रय दिया जाता है। अब कुछ ऐसे जगह हैं भारत में जहाँ पे बिल्कुल अगर आप देखिएगा तो वहां पे आप घर नहीं बना सकते हो क्योंकि उस वहां का जो पहाड़ी एरिया है या फिर उस तरीके के जो एरियाज है
जहाँ पे केवल वन है और उस वन को काटने से प्रकृति पे जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि उस जगह को आरक्षित कर दिया जाए, इसलिए कि यहाँ पे वन्य प्राणियों को हम आश्रय दे सके। तो इसलिए भूभाग का जो है वो बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वनस्पति के ऊपर। आगे अगर हम लोग मृदा के ऊपर आए तो मृदा भी बहुत अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। तो इन सारे मिट्टियों में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और जैसे ही अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाएंगे तो आपको विविधता तो देखने को मिल ही जाएगी, है ना। तो मृदा के कारण भी विविधता आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पर्वतों के ढालों पर जहां मृदा की परत गहरी और शंकुधारी वन आपको मिलेंगे, वहीं अगर आप रेगिस्तान वाले एरिया में जाइएगा तो वहां पे आपको कटीली झाड़ियां मिलेगी, और कुछ जगहों पर आपको जो है वो शंकुधारी वन देखने को मिल जाती है। अगर देखें तो आपको उष्ण कटिबंध वाली एरिया में। तो मृदा जिस तरीके की होगी, पेड़ पौधे भी उसी तरीके के होंगे। अगर जलवायु के फैक्टर को लेंगे तो ये भी अपनी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जहाँ का तापमान जिस तरीके का होगा, पेड़ भी वहां उसी तरीके के होंगे। अगर तापमान बहुत ज्यादा होगा तो पेड़ जो कम तापमान में बढ़ने वाले होते हैं वहां नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर विषुवत पर ध्रुव की बात करें तो यहाँ पे जो 10 डिग्रीज उत्तर की तरफ, 10 डिग्रीज दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको पेड़ मिलने वाले हैं ये आपके बहुत लंबे लंबे पेड़ होंगे, ठीक है। ये इसको हम लोग सघन वन भी बोलते हैं। तो सघन वन जो आपको मिलेंगे, इसको अगर आप ले जा करके और उत्तरी ध्रुव में स्टेबल कीजिएगा, इट विल नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसको लगाएंगे तो ये पेड़ वहां पे ग्रो अप नहीं कर सकता, क्योंकि इसको प्रॉपर पानी की आवश्यकता होगी इस तरीके से बढ़ने के लिए। सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रायद्वीप के पहाड़ों पर आपको 915 मीटर ऊंचाई से ऊपर के तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है, और उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। अब अल्पाइन कहाँ मिलता है आपको? ध्रुवों के पास मिल जाता है ना। लाइकेन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जलवायु और तापमान की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। जैसे जैसे तापमान चेंज होंगे वैसे वैसे पेड़ की क्वालिटी चेंज होगी। आप उष्ण कटिबंध में हैं, आपको वहां पे जो है सघन वन मिलेंगे। उपोष्ण कटिबंध में जाएंगे तो वहां पे आपको उष्ण कटिबंधीय जो वन होंगे वो मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें होती है। तो वनस्पति जो यहाँ तापमान है उसका भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। सूर्य के प्रकाश को हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अक्षांश और देशांतर के कारण जो है वो अलग अलग जगहों पर जैसे जैसे पृथ्वी टर्न लेती है और जैसे जैसे मूव कर रही होती है, और जिस जिस जगह पे प्रकाश पड़ता है वहां पे वनस्पतियां उगती तो जरूर है, लेकिन जिस जगह पे प्रकाश तिरछा पड़ता है वहां वनस्पति भी बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। अगर वर्षण की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी वहां के वन सघन होते हैं, और वहां पे विभिन्न तरीके के क्रिएचर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप उष्ण कटिबंध वाले एरिया में आते हैं तो वर्षा होगी, वहां पे जबरदस्त वाली वर्षा होगी, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनके तना जड़ों में आकर के लगी हुई होगी। तो इस कारण से वर्षा का भी प्रत्यक्ष प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। अब अगर हम लोग और देखें तो वन जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन है, और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में इसकी बहुत अहम भूमिका है। मैं इसलिए आपको एडवाइस एक देता हूं कि एटलीस्ट आप 18 ईयर्स के हो गए हो, समझदार हो आप, नो डाउट। तो समझदारी में अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के पीछे 10,000 रुपीज उड़ा रहे हो तो इसका आपके लिए कोई अगर देखे तो आउटकम नहीं है, इसका आपका आउटकम 0 है। लेकिन आप 10,000 के बदले में 100 रुपए अगर आप लगा रहे हो और एक पेड़ अपने घर के अगल बगल में लगा रहे हो तो इसका बहुत भयानक आउटकम है आपके पास। अगर आप देखिएगा तो ये आपको ऑक्सीजन तो देगा ही। अगर खुदा ना खास्ते कभी ऐसा समय आता है कि आपको ठंड लग रही हो, इसके पेड़ को, इसके तना को काट के आप जलावन के रूप में यूज कर सकते हैं। कभी कभी ये बहुत घने होते हैं फिर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कभी कभी ये आपको फल देंगे, कभी कभी नहीं, जब इनके समय आते हैं तब देंगे। तो ये 10,000 का आउटकम कभी कभी ब्रेकअप के रूप में आ सकता है, और ऑब्वियसली ब्रेकअप के रूप में ही आता है। ज्यादातर लोगों की गर्लफ्रेंड झगड़े करती है और शादी करती है और फिर बोलती है कि झगड़े के कारण शादी कर लिया हमने। लेकिन इस 100 रुपीज का आउटकम कभी ये नहीं बोल सकता है आपको कि मैं आपको ऑक्सीजन नहीं दूंगा।
तो आप इन्वेस्ट वैसे जगह पर आपने करना है जहां से आपके आउटकम्स आ रहे होंगे। आपने अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, इसलिए आप अपने बर्थडे में एक पेड़ जरूर लगाइए। हर एक बर्थडे में एक एक पेड़ लगाते जाइए। अगर आप 80 इयर्स के होते हैं तो कम से कम आप जो है वो 60 या फिर 50 पेड़ तक लगा चुके होंगे, क्योंकि मैं इसको 20 इयर्स मान लेता हूं। आप इस वीडियो को हो सकता है 2 साल बाद देखें। तो अगर ये इनिशिएटिव आता है तो हो सकता है कि सारे लोग यहाँ 10,000 इन्वेस्टमेंट के बदले में आप जो है वो 100 रुपीज अपने बर्थडे में इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा आउटकम ले सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो बेसिक्स मैं अपने तरीके से सोचता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आपको आपके लाइफ में और जो आपके गोल्स है उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर हम लोग देखें और इसके ऊपर बात अगर हम लोग करें तो ये मृदा, जलवायु, अपर्दन, नदियों की धारा को नियंत्रित करती है। जिस जगह पे आप पेड़ देखते हैं, जो भी जगह हो, पार्टिकुलर अगर पश्चिमी घाट को आप ले लें तो यहाँ पे जो मिट्टियों की अपर्दन होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? रीजन, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती है कुछ इस तरीके से फैली हुई होती है और इन जड़ों के बीच में आप देखिएगा मिट्टी फंसी हुई रहती है। तो इन जड़ों के पास एक खासियत क्या है कि ये मिट्टी को जकड़ करके रखती है। जैसे ये मिट्टी जकड़ी हुई होगी तो इसके अपर्दन कम हो जाएंगे, है ना। और फिर नदियों की धारा भी नियंत्रित होती है इससे, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जिस जगह पे वृक्ष होते हैं वहां पे एप्रोप्रिएट जितने वर्षा होनी चाहिए उतनी ही वर्षा होती है। एक बार बादल नहीं फटता है उस जगह पे। ये आपको उस जगह पे देखने को मिल जाएगा जहां पे वृक्ष नहीं होते हैं। जैसे आप उत्तराखंड वाले एरिया में जाइए, वहां पे आपने देखा था एक बार बादल फटा हुआ था और बहुत सारे लोग जो है वो मर गए हुए थे। वहां पे वनों की संख्या जब कम होगी तो एक बार लो टेम्परेचर होगा और जैसे ही ठंडी हवाएं आएगी वो फिर से लो टेम्परेचर वाली जो हवाएं ऊपर संघनित होकर बादल बन के बरसेगी और ठंडी जो हवाएं आएगी वो भी एक्चुअली में इतनी गर्मी होती है कि इस तरीके का प्रोसीजर चलते जाती है, मतलब इसको वर्षा चक्र बोलते हैं, और बादल फट जाता है। तो इस कारण से जो है वो अननेचुरल हो जाएगा सारा चीज। ये सारी बातें हैं। तो इस कारण से नदी की धाराएं भी इससे नियंत्रित रहती हैं। और अगर मृदा का अपर्दन नहीं होगा तो नदी की धाराएं तो ऑब्वियसली एक ही दिशा में चलेगी। अगर मृदा का अपर्दन होते चला जाएगा तो ये नदी जो है कुछ इस तरीके से चौड़ी होती चली जाएगी। लेकिन जब जमीन आपके कुछ इस तरीके के होंगे तो ये अपर्दन जो है मृदा की वो रुकी हुई रह जाएगी। ये बातें आपको यहाँ पे समझाया गया। बाकी अगर उद्योग जो इससे रिलेटेड होते हैं वो तो ऑलरेडी ग्रो अप करते हुए रहते हैं। आपने रबर उद्योग देखा है, आपने लुगदी का उद्योग देखा है, आपने दिया सलाई का उद्योग देखा है। ये सारे पेड़ पे डिपेंडेंट है। आपने कागज का उद्योग, मैंने अभी ऑब्वियसली बताया कि कागज लुगदी का उद्योग ये उसी से रिलेटेड है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो ये जीव जंतुओं को भी बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि वन्य प्राणी जो होते हैं वो बिल्कुल इस जगह पे अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है। फैक्टर्स है, आपने मांग इतनी ज्यादा है कि मैं बुरी तरीके से पेड़ को काटता हूं, मुझे शर्म नहीं आती है, मैं बेशर्म हूं। उद्योग मैंने ऐसे लगा रखे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ग्रीन हाउसेस इफेक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि गर्मी पृथ्वी पे बढ़ी हुई है और पेड़ सूख रहे हैं क्योंकि मैं बेशर्म हूं। शहरीकरण की परियोजनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है, मैंने मेट्रो लगाने के लिए पेड़ को काटना है, मैं बेशर्म हूं। क्योंकि इस जगह पे केवल डेवलपमेंट के कारण जो है वो हमारे बच्चे जो है ना वो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में हम नहीं सोचेंगे जो स्लम एरिया में रहते हैं और उनके बच्चे अगर 20 साल में ही मर जाएंगे, 20 साल में उनको किडनी का डिजीज हो जाता है, 20 साल में ही उनको उस तरीके के डिजीज होते हैं जिसका उपचार नहीं होता है, तो उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं क्योंकि मैं बेशर्म हूं। और इस तरीके के जो पॉलिटिक्स करते हैं भारत में वो बिल्कुल भारत के लिए बेशर्म लोग ही होते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में हम किस तरीके के चीज को यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेट्रो लगाने के लिए पेड़ काट रहे हो, शर्म की बात है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में एक भी पेड़ नहीं लगाया है। बहुत आप बेशर्म हो अगर आप ऐसा करते हो तो। बाकी अगर हम लोग देखें तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगी वो कुछ इस तरीके के हैं कि 2003 में वनों की कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। आज 2011 और 2021 की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके डेटाज अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। लेकिन ऐसा है
कि अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 21% भाग जो है वो वन के रूप में आपको दिखाई देगा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसको जिस तरीके से काटा जा रहा है कुछ बेशर्मों के द्वारा, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप उन बेशर्म के श्रेणी में नहीं आए, आप अपने बर्थडे में एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर पारिस्थितिक तंत्र की हम लोग बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर पादप तथा जीवों के वितरण मुख्यतः जलवायु पर ही आधारित होती है। उस जगह पे आपको कोबरा सांप देखने को नहीं मिलेंगी जिस जगह पे गर्मी ठंड बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही ठंड आपको ज्यादा दिखेगी, ये कोबरा सांप आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन गर्मी वाले एरिया में आपको कोबरा के अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपके मोनोसेलेट कोबराज, जिसमें आपके कॉमन कोबराज, ये सारे देखने को मिलेंगी। तो जैसे जलवायु चेंज होते हैं वैसे वैसे पादप मतलब कि पौधे और जीवों की क्वालिटी भी चेंज होते जाती है, उनके वितरण चेंज हो जाते हैं। गर्म वाले क्षेत्रों में जैसे कोबरा सांप ज्यादा मिल रहे होते हैं, ठंड वाले एरिया में नहीं मिल रहे हैं। गर्म वाले क्षेत्र में आपको सघन वन देखने को मिलेंगे, ठंडे वाले क्षेत्र में आपको जो है इस तरीके के वन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको बताई गई। अब अगर हम लोग देखेंगे वनों के प्रकार के ऊपर, तो इससे पहले कुछ चीजें है कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थिति तंत्र को हम लोग जीवोम बोलते हैं, जिसको बायोम कहा जाता है। बायो का मतलब ही होता है जीवन, इसका मतलब होता है जीवन, और इसको हम लोग बायोम बोलते हैं, जिसको बायोम होता है ये जो परिस्थिति तंत्र होता है विशाल। अब अगर वनस्पति की प्रकार की बात करें तो इसको आप प्री प्लस मेंस के लिए जोड़ लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। पहले जो वनस्पति के प्रकार होते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, इसके पत्ते कभी गिरते नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। पर्वतीय वन होते हैं और मैग्रोव वन होते हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम एक एक प्रकार को देखेंगे और इसके एक एक जो खासियत है उसको देखेंगे, बट उससे पहले हमें यह देखना है कि उष्णकटिबंधीय वन भारत में पाए कहाँ जाते हैं। इस वाले पोर्शन को हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम पूर्वी घाट बोलते हैं। तो पूर्वी घाट का कुछ एरिया जो है वो डिवाइडेशन में आपको देखने को मिलेंगे इस वाले एरिया में भी, लेकिन पश्चिमी घाट जो है इस वाले एरिया में आपको पूरा पश्चिमी घाट बिल्कुल दिखाई देगा। और एक दुख की बात यह है कि पश्चिमी घाट में भी पेड़ों की संख्या कम होते जा रही है, गवर्नमेंट इसके लिए वर्क कर रही है। बाकी पर्वतीय वन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये हिमालय वाले एरिया में आपको दिखाई देंगे, प्लस असम वाले एरिया में आपको दिखाई देंगे कुछ यहाँ पे। अगर और हम बातें करें इसके ऊपर तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी बोला जाता है। तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके आसपास वाले एरिया में असम और तमिलनाडु के तट पे पाए जाते हैं। इसकी एक खासियत है क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इस वाले एरिया में होता क्या है कि थोड़े समय के लिए ऋतुएं शुष्क तो होती हैं, बट इस वक्त भी जो है यहाँ पे थोड़ी मोड़ी वर्षा होती है। और यहाँ के वृक्षों की जो लंबाई होती है वो अप्रोक्स 60 मीटर होती है, समझ सकते हो आप इस बात को। और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उसमें आपके महोगनी, रोजवुड, रबर, सिकोना के पेड़ पाए जाते हैं और आबनूस के भी पेड़ जिसको एबोनी बोलते हैं वो पाया जाता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ के जानवरों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हाथी, लंगूर, बंदर, हिरण वगैरह मिल जाते हैं। चमगादड़ तथा रेंगले ये जीव जो है वो रेंगने वाले जीव यहाँ पे मिलते हैं। और इसी जगह पे आपको जो है वो अजगर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग एनाकोंडा के नाम से भी जानते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी सांपों में से एक है जो डायरेक्ट आदमी को खा सकती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने पेड़ को गिराती हैं किसी पार्टिकुलर समय में, और जहां पे 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उस जगह पे आपको देखने को मिलेंगी। और अगर देखें तो हम लोग ये जो है वृक्ष शुष्क ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ती को गिरा देती है, इसीलिए इसको पर्णपाती भी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। और यहाँ जो वर्षा होती है वो अगर देखें तो इस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन जहाँ जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहां पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस जगह पे जो पेड़ आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे: बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर
और उसके बाद है आपके अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष यहाँ पे व्यापारिक रूप से देखने को आपको मिल जाएंगी। और इस जगह पे अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है, अगर देखें तो शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया में मिलती है। और यहाँ पे आपको सागौन, साल, पीपल के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। इस दोनों एरिया में, जो नम एरिया है और शुष्क एरिया है, इन दोनों में आपको शेर, सिंह, सुअर, हिरन, हाथी वगैरह देखने को मिलते हैं। तो बेसिक बातें सारे लोग जानते हैं। कंटीली झाड़ियों की अगर बात करें तो जिस जगह पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां पेड़ों की संख्या बहुत कम होगी। आपको यहाँ पे बबूल देखने को मिल रहा होगा, इसको बबूल बोलते हैं। ये आपको कैक्टस, ये आपको नागफनी, ये सारे चीजें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से कम है। तो यहाँ पे कंटीली झाड़ियां हैं आपको देखने को मिलेंगी। और इस झाड़ियों की खासियत क्या होती है कि ये अपने पत्तों में जो है ना वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व, पानी को ऑब्जर्व करके रखती है और ये उससे अपना काम चलाती है। बेसिक बातें हैं। अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार की वने जो है वो आपको गुजरात, इस प्रकार के जो झाड़ियां गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे खजूर, यूफोरिया, नागफनी, कैक्टस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के जंतु है। अगर पर्वतीय वन की बात करें हम लोग तो जहाँ यहाँ पे 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्ष आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। और ये इसके पत्ती जो होते हैं वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीर, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीड्स आदि पाए जाते हैं। ये वन हिमालय वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। बेसिक बातें हैं ये। और दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में भी ये देखने को मिलता है। मतलब कि दक्षिण का पार्ट ये हो गया और उत्तर और पूरब का पार्ट ये हो गया। मतलब कि अगर इस वाले एरिया में देखेंगे तो आपको इस तरीके के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। जो बेसिक्स बातें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है, ये वीवीआई है। और मैंग्रोव वन की एक खासियत होती है कि इसके जो तने होती है पानी में जाकर के लगी हुई होती है। ये क्षेत्र आपको, ये जो वन है ये आपको गंगावाल एरिया में भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ पानी में डूबी रहती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कावेरी वाले एरिया में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको हम लोग औषधि के रूप में यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के पौधे अवेलेबल है जिसमें सर्पगंधा है, जामुन का आप यूज करते हो डायबिटीज के लिए, अर्जुन का यूज करते हो हार्ट के बीमारी के लिए, बबूल का यूज आप करते हो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। नीम जो है वो जीवाणु प्रतिरोधक के रूप में यूज होता है। तुलसी का यूज आप खांसी की दवा के रूप में करते हैं। कचनार का यूज दवा के रूप में होता है जो दमा में काम आता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो हम लोग भारत में रहते हुए बिल्कुल जानते हैं। और मैंग्रोव वन वाले एरिया में आपको जो बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ आपको कछुए, घड़ियाल इत्यादि सांप वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे। अगर वन्य प्राणी की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में बिल्कुल 90,000 वन प्रजाति आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर और देखें हम लोग तो देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि भारत, बोले मैंने, विषमताओं वाली देश है और यहाँ पे जलवायु चेंजेस जब होते हैं तो पक्षियों का आगमन भी होता है। दे आर नॉट लिविंग जस्ट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अदर साइड्स। वो दूसरे जगह से भी आते हैं और वो जो है वो प्रवासी पक्षी बोले जाते हैं हमारे यहाँ के। बाकी अगर हम लोग देखें तो कुल विश्व का 13% पक्षी जो है वो इंडिया में पाया जाता है। यहाँ पर मछलियों की 2546 प्रजाति पाई जाती है जो डिफरेंट है। आप अपने पार्टिकुलर एरिया में किस मछली को जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये खुला हुआ रहता है आपके लिए, बस वल्गर कमेंट मत किया कीजिए क्योंकि एक्चुअली में ये एजुकेशन रिलेटेड चैनल है और यहाँ पे वल्गर कमेंट करने से हो सकता है आपके यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए। भारत में विश्व के 5 से 8% तथा उभयचरी सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे। और अगर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जो इंपॉर्टेंट है तो भारत में जीव की सुरक्षा के लिए 1972 में जीव सुरक्षा अधिनियम लगाया गया हुआ था। इसको प्री फैक्टर में आप बिल्कुल जोड़ लीजिए। विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर शेर एवं बाघ दोनों पाए जाते हैं। इसको आप प्री में जोड़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये। और बाघ जो है मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपको वैष्णो देवी वाले एरिया में जाइएगा आपको बिल्कुल शेर देखने को मिल जाएंगे। वैसे शेर को दुर्गा जी का सवारी भी बोला जाता है।
इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से आपको अलग अलग जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे लद्दाख वाले बर्फीले एरिया में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे याक देखने को मिल जाएंगी, या फिर गुच्छेदार सींगों वाले बैल देखने को मिलेंगे, जिनका यूज अक्सर हम लोग बोझ ढोने के लिए करते हैं। तिब्बत में अगर आप जाइएगा तो बारहसिंघा आपको देखने को मिल जाएगी, जंगली भेड़, तिब्बती गधे वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। ये तो ऑब्वियसली इनके रहने की ही जगह है। और भारत में अगर देखें हम लोग तो जिस तरीके से पक्षी पाए जाते हैं उसमें बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर इत्यादि जो है वो प्रजाति है जो अक्सर वनों तथा आर्द्र क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन सारस की एक खासियत होती है कि जैसे ही सारस का कोई जोड़ा बिछड़ता है तो वो मर जाता है खुद, तो अपने जोड़े के याद में वो अपना प्राण त्याग देता है। ये सारस की बहुत बड़ी खासियत होती है। और अगर हम लोग आए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, तो उसमें एक मेन चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके का है, प्रवासी पक्षी के बारे में, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे पक्षी भी है जो दूसरे दूसरे जगहों से आते हैं कुछ इस तरीके से, तो उनको देखना जरूरी है। और भारत में जो पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें इन्होंने 18 आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र जो है वो उसको पुट कर दिया, और इसमें जो है वो कुछ 10 आपको देखने को मिल जाएंगे। सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, उसके बाद है ये जो है अच नकमर है, अमर कंटक है। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है वो इस तरीके से आपको देखेंगे, जीव मंडल निश्चय में कक्ष, ठंडा रेगिस्तान विशेष, ये सारे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो आरक्षित क्षेत्र है जीवों के लिए, जहाँ पे आप किसी भी तरीके का इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, जीवों को मार नहीं सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जीवों के साथ कुछ आदिवासी प्राणी जो व्यक्ति हैं वही यहाँ पे रहते हैं, और लोगों की एंट्रीज केवल यहाँ पे अगर देखें तो आप टूरिज्म के रूप में होता है। भारत में 103 नेशनल पार्क है तथा 535 जो है वो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, और बहुत सारे चिड़ियाघर है। जो आपके एरिया में कौन से चिड़ियाघर है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमें भी जानने होते हैं। ये था आज के चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट अपना चैप्टर था प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसको कवर किया है। मिलते हैं फिर से हम लोग 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 के साथ, जो लास्ट होगा अपना। ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड।